Hello dear student, today we start our first chapter number 1 set. Dear student, सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब उन सभी वस्तुओं का संग्रह जो अच्छी तरीके से परिभाषित हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं. कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट्स मीन जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर का संग्रह, एक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सेट हो सकता है? क्या नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है? बिल्कुल, नेचुरल नंबर डिफाइंड है और वो भी वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड का मतलब ये है यूनिवर्सल में कहीं पर भी उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, वही उसकी डेफिनेशन रहेगी. पर्सन टू पर्सन उस डेफिनेशन, उस नंबर की डेफिनेशन या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी. क्लियर बच्चों? जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल हम नंबर हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है. तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर आर सेट. जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया यहां पर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा आपका? आर सेट. वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा. बच्चों दूसरा, अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर भी तो वेल डिफाइंड है. आ गई ना बात समझ में? होल नंबर को भी आप डिफाइन कर सकते हो ना, और पर्सन टू पर्सन होल नंबर की डेफिनेशन चेंज नहीं होती, वही रहती है. जीरो से शुरू होने वाले नंबर काउंटिंग नंबर होल नंबर कहलाते हैं. जीरो से शुरू होंगे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन. क्लियर बच्चों? इनफाइनाइट तक हो, जितने भी हैं सो ऑन करते रहो, आते रहेंगे उसमें, लेकिन वो क्या होंगे? होल नंबर भी आपका वेल डिफाइंड है, तो उनका कलेक्शन भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा. अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, बिल्कुल सेट है. क्लियर बच्चों? कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल वो भी क्या है? एक सेट है. क्लियर बच्चों? अब देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि जे से शुरू होने वाले मंथ का कलेक्शन, क्या जे से शुरू होने वाले मंथ का कलेक्शन सेट है? बिल्कुल है, डिफाइंड है ना. जे से कौन कौन से मंथ शुरू होते हैं? एक जनवरी, ठीक, जून, जुलाई, और वेल डिफाइंड है, आप डिफाइन कर सकते हो, तो उनका कलेक्शन भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा. आ गई ना बात समझ में? क्लियर? एक और चीज, अगर मैं बात करूं आपसे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, ठीक, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन क्या सेट है? तो डियर स्टूडेंट, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो. अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं बेस्ट बैट्समैन उसको कहता हूं जिसका एवरेज सबसे अच्छा है. लेकिन आप अगर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन उसको कहता है जिसने वनडे में या होल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आ गई ना बात समझ में? तो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन क्या होते जा रहा है? चेंज होता जा रहा है. उस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बदलते जा रही है, इसलिए ये सेट नहीं है. वही आपका कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड होगा, जो जिसका ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन जाने पर ओपिनियन जिसका नहीं बदलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा. क्लियर बच्चों? उसी को हम समुच्चय कहेंगे और इंग्लिश में इसको सेट कहते हैं. इसी को हम सेट कहेंगे. जो वेल डिफाइंड होगा उन्हीं का कलेक्शन सेट कहलाएगा. एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बात करूं कि वर्ल्ड के या इंडिया के टॉप मोस्ट राइटर का कलेक्शन, क्या ये सेट है? नहीं है. क्यों? क्योंकि जो राइटर हैं, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं उस राइटर को सबसे बेस्ट राइटर मानता हूं जो साहित्यिक में ज्यादा लेख लिखता है. कहने का मतलब है जो डेप्थ के बारे में ज्यादा लिखता है, जो डेप्थ की मीनिंग लिखता है, या जो खाली शब्दों को नहीं भिड़ाता है, वो मेरे लिए बेस्ट है. लेकिन कोई दूसरा कहेगा कि इसने इतनी नोबल लिखी है, इसको इतने पुरस्कार मिले हैं, इसलिए ये बेस्ट है. तो हर चीज के लिए उसकी डेफिनेशन
बदलती जा रही है, हर पर्सन के लिए ओपिनियन वेरी टू वेरी, मतलब ओपिनियन पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज होते जा रहा है, इसलिए वो भी आपका सेट नहीं है। वो ही आपका कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड होगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक। अगर मैं बात करूं आपके क्लास में पढ़ने वाले बॉयज का नेम का कलेक्शन, क्या ये सेट है? बिल्कुल, आप डिफाइन कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में? आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? आप अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का नेम तो डिफाइन कर सकते हो, तो उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अगर आप गर्ल्स की बात करें, आपके क्लास में पढ़ने वाले गर्ल्स का नेम का कलेक्शन क्या सेट कहलाएगा? बिल्कुल, वो भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, क्योंकि वो भी क्या है? वेल डिफाइंड है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके स्कूल में फैंस की नंबर ऑफ फैंस, मतलब पंखों की संख्या आप काउंट कर सकते हो ना, F1 F2 F3 करके स्टार्ट करिए, कितने आपके स्कूल में फैन है आप काउंट कर सकते हो, तो उनका कलेक्शन भी एक क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। लेकिन जो चीज वेल डिफाइंड नहीं होती वो सेट नहीं कहलाते। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक। आप और भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर आर सेट, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर आर सेट। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो उम्मीद करता हूं ये सेट आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लेंगे। अब मैं आपको एक चीज इसमें और समझाता हूं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दो तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जिसको आप कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। देखिए डेफिनेशन मैं खाली आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, आपने एग्जाम्पल से समझ जाना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्लियर? अगर आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, डेफिनेशन समझ जाएंगे, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का पूरी थ्योरी मैं आज आपको दूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों रोस्टर फॉर्म क्या है, या जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, क्या है? मतलब एलिमेंट का कलेक्शन। जब आप सेट के अंदर क्या लिखो? एलिमेंट्स को लिखो। लिस्ट किसकी लिस्ट बनाओ? एलिमेंट की लिस्ट बनाओ। वो आपका क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। वो सेट को लिखने का कौन सा फॉर्म कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जब आप सेट के अंदर किसको लिखोगे? सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखोगे, और हर एलिमेंट्स के बीच में बच्चों कॉमा का साइन होगा। और सेट को लिखने का सिंबल क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। ये इस तरीके से सेट को लिखा जाता है। ये इस तरीके से सेट को बच्चों लिखा जाता है। सेट का सिंबल ये है, मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाएंगे वो इन ब्रैकेट के बीच में लिखे जाएंगे। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, ठीक बच्चों, सेट का सिंबल समझ में आया ना? मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो किस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं? ये इस ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा जाएगा। ध्यान रखना। क्लियर? कोई नॉर्मल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट नहीं बना देना, ये नहीं कहलाएगा। एक स्पेशल सिंबल होता है, वो ये होता है। क्लियर बच्चों? देखो मैंने क्या कहा, रोस्टर फॉर्म। जब आप सेट के अंदर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने बना रखा है, इसके अंदर एलिमेंट को लिस्ट करोगे, मतलब किसको लिखोगे? एलिमेंट्स को लिखोगे, और हर एलिमेंट के बीच में कौन सा साइन होगा? कॉमा होगा। हर एलिमेंट के बीच कॉमा आपका जरूर लगेगा, तो वो ही आपका क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट। 7 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? 7 से छोटे। तो आप किस ब्रैकेट के अंदर? सेट का सिंबल ये होता है। ठीक, तो क्या होता है 7 से छोटे? आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बात करी? 7 से छोटे। तो देखो सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिखे हैं ना,
ये एलिमेंट है और हर एलिमेंट के बीच में कौन सा साइन लिखा है, कॉमा, कॉमा का साइन लगाया है, वही आपका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। मतलब जब आप ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिस्ट करोगे, मतलब एलिमेंट को इंडिकेट करोगे, वही आपका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। एक और एग्जांपल देखिए, बी, सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी जो वर्णमाला है उनके वाउल्स, उनमें जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वाउल्स होते हैं उनका सेट। वाउल्स पता है ना आपको, ए, ई, आई, ओ, यू, एलिमेंट है ना अलग अलग, ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है और यू अलग है। तो उन सबको जब आप इस सेट के अंदर लिख दोगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, तो एलिमेंट लिस्ट हो गए, एलिमेंट लिख दिए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। मैंने कहा क्या था, मैंने कहा था द सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वाउल्स होते हैं उनका सेट। मैंने बोला तो ये, लेकिन एलिमेंट तो कहीं नहीं बोला ना। अब वाउल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो बस उन्हीं को इस सेट के अंदर लिख दोगे, यानी ये एलिमेंट आप इस सेट के अंदर लिख दोगे, तो वही आपका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, सेट के अंदर क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं, और हर एलिमेंट के बीच में कौन सा, कॉमा आपका जरूर लगता है, कॉमा आपने जरूर लगाना है हर एलिमेंट के बीच। ठीक, आ गई ना बात समझ में। और रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर क्या लिस्टेड होते हैं, एलिमेंट लिस्टेड होते हैं। एक और एग्जांपल देखो, थर्ड, अगर मैं बात करूं फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले के 4 मल्टीपल का सेट। अब 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल क्या होते हैं, 3, 6, 3 की टेबल याद करो, 3, 6, 9, 12, तो बस उसी को सेट के अंदर लिख देना है एलिमेंट के फॉर्म में, 3, 6, 9, 12, यही आपका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। जब सेट के अंदर एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जब इन एलिमेंट के बीच जो रिलेशन यूज होता है, इन एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशन लगता है, जब आप सेट के अंदर उस रिलेशन को लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मतलब जब सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, उन एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को जब आप सेट के अंदर लिख दोगे, ठीक, वही आपका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे ये देखो बच्चों, एक्स सच दैट एक्स, कोई भी आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले यही सिंबल आएगा, एक्स सच दैट एक्स। क्लियर। यहां देखो बच्चों, ए, ये एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, जो किससे छोटे हैं, 7 से छोटा है। ये एक्स सच दैट एक्स, इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर है जो 7 से क्या है, छोटे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। क्लियर, जो लेस देन क्या है, 7 है। मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखो इसी ए को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन। यहां पर मैंने एन क्या ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, एन मैंने क्या ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया। क्लियर बच्चों। तो देखो फॉर ऑल, ये उल्टा ए साइन होता है फॉर ऑल का, ये उल्टा ए जो बना दिया वो किसका सिंबल होता है, फॉर ऑल का। क्लियर। तो n क्या है, नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या कहा, n इज ए नेचुरल नंबर जो क्या है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। n की वैल्यू कहां से, x सच दैट x इक्वल्स टू n, फॉर ऑल n इक्वल्स टू 1 से 6 तक है। n की वैल्यू 1 to 6 है, वही तो n है इसके अंदर। दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक, लेस देन 7। दूसरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। इसको देखिए, बी, मैंने ये बी क्या है, वाउल्स है ना, तो क्या लिख दोगे, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश
अल्फाबेट, अल्फाबेट। क्लियर बच्चों, सेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, यहां ये बी देखो, इसको ही लिख दिया मैंने आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या प्रॉपर्टी है इनके बीच में, क्या रिलेशन है, ये सब क्या है, वाउल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वाउल्स हैं, तो लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर। ये देखो बच्चों, इसके बीच क्या रिलेशन है, ये जो एलिमेंट हैं ये 3 के मल्टीपल हैं। ये किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो क्या लिख दिया मैंने, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। 3n क्यों लिखा, 3 का मतलब है ये n किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। अब n क्या है, कितने हैं n, देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना, तो फॉर ऑल n इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसके बीच में यही तो रिलेशन है, ये सारे जो एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर लिखे गए हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, तो लिख दिया x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। अगर 4 के मल्टीपल होते तो क्या लिखता, 4n। 5 के मल्टीपल होते तो क्या लिखता, 5n। क्लियर। फॉर ऑल कितने मल्टीपल हैं, देखो काउंट करो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो कितने मल्टीपल, n इक्वल्स टू 1 2 3 4। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 है, तब n इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्लियर। जब आप सेट के अंदर एलिमेंट को लिखोगे तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। जब इन एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है आप उस रिलेशन को सेट के अंदर इंडिकेट करोगे, शो करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। आ गई ना बात समझ में। इन एलिमेंट के बीच आपस में क्या रिलेशन है आप उसको देखो और उसी को सेट के अंदर लिख दो, वही आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की स्टार्टिंग हमेशा यही रहेगी, एक्स सच दैट एक्स। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। एक और एग्जांपल समझाता हूं, जैसे रोस्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूं, देखो इसको आप लिख लेंगे ना बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हैं। ठीक, सेट का कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो मैं बता रहा हूं। जैसे रोस्टर फॉर्म में मैंने एक और एलिमेंट लिख दिया, सेट के अंदर मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये रोस्टर फॉर्म हो गए, क्योंकि सेट के अंदर क्या लिख रखे हैं, एलिमेंट लिस्टेड है, एलिमेंट है तो ये रोस्टर फॉर्म है। अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, बच्चों ये नंबर्स का क्या है, स्क्वायर है, तो x सच दैट x इक्वल्स टू n का स्क्वायर। देखो अलग अलग जो नंबर है उसको n मान लो, 1 2 3 अलग अलग है ना, तो n का स्क्वायर। पावर में 2 तो सबके सेम है, तो पावर में तो 2 ही आएगा, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह में n लिख दिया। देखो 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है ना, तो इसकी जगह में n लिख दिया। फॉर ऑल जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1 2 3 4 5। यही तो रिलेशन है आपस में। ये क्या है, 1 से लेके 5 तक के नंबर का स्क्वायर मैंने इस सेट के अंदर लिख रखा है। 1 से लेके 5 तक के नंबर का स्क्वायर हमने इन सेट के अंदर लिख रखे हैं, तो वही तो लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n स्क्वायर फॉर ऑल n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। एक और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, लास्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, 5 25 125, बस लीजिए इतना लिख दिया। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि सेट के अंदर क्या इंडिकेट, क्या लिस्टेड है, एलिमेंट लिस्टेड है। अगर एलिमेंट होंगे तो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। देखो बच्चों क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स। देखो बच्चों ये क्या है, ये क्या 5 के मल्टीपल है, नहीं। क्या 5 के फर्स्ट 3 मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। 5 का पहला मल्टीपल तो 5 होता है, दूसरा 10 होता है। आ गई ना बस में। लेकिन ये देखो ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 की पावर 3 है कि नहीं है। आ गई ना बस में। देखो क्या रिलेशन है इनके बीच में आपस में, वो रिलेशन ढूंढो और वो सेट के अंदर लिख दो, वही आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो क्या रिलेशन है इनके आपस में, ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 की पावर 3 है। मतलब इन सब में कॉमन क्या है, 5, बदल क्या रही है, पावर, तो 5 की पावर n। आ गई ना पास में। सब में बेस में एक ही चीज है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। आ गई ना पास में। तो बेस वही रहा 5, बदल क्या रही है, पावर,
तो जो बदल रहा है उसकी जगह में n लिख दो, 5 की पावर n। कहां तक बदल रहा है? फॉर ऑल। n की जो वैल्यू है, फर्स्ट है 1, 5 की पावर 1 5, दूसरा है 2, 5 की पावर 2 25, तीसरा है 5 की पावर 3, तभी आएगा 125। आ गई ना बात समझ में? n की वैल्यू कहां से कहां तक? 1, 2, 3 होगी। यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों? रोस्टर फॉर्म जब आप सेट के अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, और जब आप ये देखोगे कि उन एलिमेंट के आपस में क्या रिलेशन है, जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं उन एलिमेंट में आपस में क्या रिलेशन है, जब आप उस रिलेशन को सेट के अंदर लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब एक और चीज देखते हैं, वो है आपका कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये बिलोंग्स टू क्या है बच्चों? बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, ये जैसे ई लिखते हैं ना, लेकिन ई नहीं लिखना है, ये इस तरीके का बिलोंग्स टू का साइन होता है। और दूसरा होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसी को आप काट दो बीच में से तो ये क्या बन जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? मतलब बिलोंग्स टू का मतलब बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। अब क्या मतलब है? मान लिया कोई सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। क्लियर? मान लिया ये कोई सेट है 1 2 3 4 5, और उस सेट के अंदर क्या एलिमेंट लिखे हैं मैंने? 1 2 3 4 5। ये सेट का नाम क्या है? A। ठीक, कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। ये कैसा फॉर्म है सेट का? रोस्टर फॉर्म है। क्लियर? अब देखो, अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? जो एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे उसका मतलब है वो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और जो नहीं होंगे वो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट पर है। जैसे मैं बात करूं 2 की, क्या 2 इस सेट पर है? बिल्कुल है। 1 2, देखो 2 है ना, तो 2 बिलोंग्स टू A। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अभी सेट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये सेट 2 थोड़ा बिलोंग है A पर, A पर तो एलिमेंट 2 बिलोंग कर रहा है। ये सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ये 2 क्या है? एलिमेंट है। क्या सेट के अंदर सेट 2 लिख रखा है? नहीं लिख रखा ना। वो लिख रखा है सेट के अंदर? नहीं लिख रखा। उसका मतलब वो बिलोंग नहीं कर रहा। सेट के अंदर क्या लिखा है? सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 बिलोंग्स टू A। क्लियर? आ गई ना बात में? 5 क्या बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल, 5 बिलोंग्स टू A। जो एलिमेंट मैंने यहां लिखे हैं अगर वो उस सेट A पर होंगे तो उसमें बिलोंग्स टू A आ जाएगा, और जो नहीं होंगे उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू A आ जाएगा। जैसे 7, क्या 7 A पर बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि इस सेट पर केवल कितने एलिमेंट हैं? 5 तक के एलिमेंट हैं, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट। क्या 0 बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। जो एलिमेंट इस सेट पर होगा उसमें बिलोंग्स टू A आ जाएगा। ठीक, बिलोंग्स टू A ही क्यों लिया? क्योंकि यहां सेट का नाम A है। अगर सेट का नाम B होगा तो B आ जाएगा। क्लियर? जो एलिमेंट सेट पर होगा वो बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा उसमें, और जो नहीं होगा उसके साथ डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। जैसे 2 है सेट पर है तो 2 बिलोंग्स टू A, 5 है A पर है तो 5 बिलोंग्स टू A, 7 है A पर नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं आज के ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने आज के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे फुल कॉन्फिडेंट है, मैं 100% विश्वास करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। बस आज के बताए गए टॉपिक को एक बार रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए कि क्या सेट होता है, क्या सेट नहीं होगा, कौन सा कलेक्शन सेट होगा, कौन सा नहीं होगा, वो समझिए। मैंने बहुत डिटेल में बताया है। रोस्टर फॉर्म समझिए, जो एलिमेंट सेट के अंदर जब एलिमेंट लिस्टेड होंगे, एलिमेंट लिखे जाएंगे तो वो रोस्टर फॉर्म, उन एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, जब उसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू को समझ जाइए तो आपको 1.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।